रूस के खिलाफ जंग लड़ रहे यूक्रेन में एक नई जंग की शुरुआत हो गई है। यह जंग मोर्चे पर नहीं बल्कि देश के भीतर लड़ी जा रही है और यह मोर्चा किसी और ने नहीं बल्कि देश के पूर्व रक्षा मंत्री मिखाइलो फेदोरोव ने अपने ही राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के खिलाफ खोला है। पूर्व रक्षा मंत्री ने करप्शन को लेकर सीधे ज़ेलेंस्की पर सवाल दाग दिए। सवाल यह नहीं है कि करप्शन हुआ या नहीं, सवाल यह है कि क्या ज़ेलेंस्की को इसकी जानकारी थी। और साथ ही जंग के बीच चुनाव कराने की मांग ने क्यू की सियासत में भूचाल ला दिया है। तो आखिर माजरा क्या है, इसे हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। 35 साल के मिखाइलो फेदोरोव यूक्रेन के बेहद लोकप्रिय रक्षा मंत्री रह चुके हैं। इन्हें उस शख्स के तौर पर जाना जाता है जिसने यूक्रेन की सेना को आधुनिक बनाया और ड्रोन वॉरफेयर को यूक्रेन की जंगी रणनीति का केंद्र बिंदु बनाया। बीते महीने फेदोरोव को मंत्री पद से हटा दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी वजह यूक्रेन की सेना प्रमुख के साथ उनकी अनबन बताई जा रही है। उनकी बर्खास्तगी के बाद कीव की सड़कों पर गुस्सा फूटा, प्रदर्शन हुए, लेकिन धीरे धीरे समर्थन कमजोर पड़ता गया और जैसे ही उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति की पुष्टि हुई, बुधवार को प्रदर्शन थम गए। बीबीसी ने जब उनसे पूछा कि क्या उन्हें अपनी पुरानी नौकरी की याद आती है, तो उनका सीधा जवाब था नहीं। उन्होंने कहा कि जंग के बीच रक्षा मंत्रालय को नए सिरे से खड़ा करने का तनाव लगातार झेलना पड़ता था। अब आते हैं असली मुद्दे पर। फेदोरोव ने बर्खास्तगी के बाद एक वीडियो जारी कर सरकार में करप्शन को उजागर करने की बात कही थी। दिलचस्प बात यह है कि उनके इस वीडियो के अगले ही दिन एक बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच की घोषणा हुई, जिससे सांसद और बैंकर शामिल बताए गए। यूक्रेन के भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो के मुताबिक करीब $30 लाख यानी लगभग 22 लाख पाउंड की हेराफेरी कर एक पूर्व ऊर्जा मंत्री की जमानत की रकम भरने की कोशिश का पर्दाफाश हुआ। इस मामले में ज़ेलेंस्की के दफ्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी को भी बर्खास्त किया गया, जिन पर इसमें शामिल होने का आरोप है। फेदोरोव का कहना है कि इस मामले ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या राष्ट्रपति को अपने करीबी घेरे में हो रहे करप्शन की जानकारी थी। उनके शब्दों में, उन्हें यह सवाल का जवाब देने दीजिए। मुझे लगता है कि वे ऐसे सवालों के लिए तैयार हैं। यह बताना उनकी जिम्मेदारी है कि क्या उन्हें इसकी जानकारी थी या नहीं। हालांकि फेदोरोव ने साफ किया, मैं कोई अनुमान नहीं लगाना चाहता। उन्होंने यह भी कहा कि जितने समय उन्होंने ज़ेलेंस्की के साथ काम किया, कभी भी राष्ट्रपति ने उन्हें कोई ऐसा काम नहीं सौंपा जो कानून या उनकी नैतिकता के खिलाफ हो। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की के दफ्तर के प्रवक्ता ने पलटवार करते हुए बीबीसी से कहा कि फेदोरोव 2019 से हर सरकार का हिस्सा रहे हैं, तो यह अजीब है कि वे ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे ये अलग अलग सरकारें थीं जिनमें वे शामिल नहीं थे, और यह भी पहले उनकी तरफ से कभी ऐसे तीखे बयान नहीं आए। अब बात करते हैं दूसरे बड़े मुद्दे की, चुनाव। फेदोरोव ने अपने वीडियो बयान में यूक्रेन में जंग के बीच चुनाव कराने की मांग उठाई थी। उनका तर्क है, लोग हमेशा के लिए ऐसी स्थिति में नहीं रह सकते जहां उन्हें यह समझ में ही ना आए कि फैसले क्यों लिए जा रहे हैं। बीबीसी से बातचीत में उन्होंने कहा, लोकतंत्र पुतिन का बंधक नहीं बनना चाहिए। उनका कहना है कि चुनाव पर बात करना उनका नैतिक अधिकार है। अगर मैं अपने ही समाज के सामने अपने विचार खुलकर नहीं रख सकता, तो हम लड़ किसके लिए रहे हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की का रुख बिल्कुल अलग है। रविवार को जारी बयान में उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि ऐसी जंग के दौरान चुनाव खुद में एक बहुत बड़ा जोखिम है। अभी चुनाव देश के लिए एक सुनामी की तरह होंगे जो यूक्रेन को बांट देंगे। गौर करने वाली बात यह है कि 2022 में रूस के पूर्ण पैमाने पर हमले के बाद से यूक्रेन में मार्शल लॉ लागू है, जिसकी वजह से चुनाव फिलहाल निलंबित हैं। विशेषज्ञ भी इसे लेकर कई व्यवहारिक अड़चनें गिनाते हैं, जैसे मोर्चे पर तैनात सैनिक वोट कैसे डालेंगे, लाखों यूक्रेनी शरणार्थी और कब्जे वाले इलाकों के लोग कैसे मतदान करेंगे, और रूस की तरफ से दुष्प्रचार का खतरा अलग से मंडरा रहा है। इसके अलावा यूक्रेन में लोकतंत्र और चुनाव को लेकर उठ रही बहस पश्चिमी देशों में भी यह सवाल खड़ा करती है कि क्या यूक्रेन को दी जा रही सैन्य और आर्थिक मदद जवाबदेह संस्थाओं तक ही पहुंच रही है। यह मुद्दा आगे चलकर वैश्विक कूटनीति और भारत जैसे देशों की तटस्थ भूमिका को भी प्रभावित कर सकता है। तो कुल मिलाकर यूक्रेन में जंग सिर्फ मोर्चे पर नहीं बल्कि सत्ता के गलियारों में भी लड़ी जा रही है। एक तरफ करप्शन के सवाल हैं, तो दूसरी तरफ लोकतंत्र और चुनाव की मांग। देखना दिलचस्प होगा कि ज़ेलेंस्की इन सवालों का जवाब किस तरह देते हैं और क्या फेदोरोव आगे चलकर खुद एक राजनीतिक चेहरा बनकर उभरते हैं। आपकी क्या राय है? क्या जंग के बीच चुनाव कराना यूक्रेन के लिए सही कदम होगा या यह वाकई एक सुनामी साबित होगा? कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हर नई अंतर्राष्ट्रीय खबर की गहराई से जानकारी आप तक सबसे
पहले पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।